इसमें से 5 नंबर क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओवरऑल क्लासेस में। मैं हूं तुषार गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दीज लॉज, केपलर्स लॉ है क्या, ये लॉज कैसे लॉज हैं? दीज लॉज गवर्न्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ऑल्सो गवर्न द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स लाइक द मून अराउंड द अर्थ। तो ये क्या करते हैं? जैसा कि मान लो ये सन है, ठीक है, थोड़ा ढंग से बनाते हैं। ये हमारा सन है, ठीक है। इसके अराउंड जब हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं किसी ऑर्बिट में, उसके बारे में। और दूसरा, कोई प्लैनेट है जिसके अराउंड हमारी सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये हमारा सन है और ये हमारा क्या है? प्लैनेट। तो हम ये बात करेंगे आज कि सैटेलाइट्स जो कैसे रिवॉल्व करती है प्लैनेट के अराउंड, और प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। ये आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बात करते हैं पहले केपलर्स लॉ की। बात करते हैं केपलर्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो आप देख रहे हो क्या लिख रहा है? द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है, ये हमारा सन जो है किसी एक फोकाई पे रखा हुआ है, F1 पे रख लीजिए या F2 पे, किसी भी एक फोकस पे रखा हुआ है। जैसा कि हमारा इस वक्त सन जो है F1 पे रखा हुआ है, और जो प्लैनेट है वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो हम बात करते हैं, आपको समझाता हूँ क्या चीज है। फर्स्ट लॉ क्या बताता है? फर्स्ट लॉ कहता है ये एक इलिप्टिकल पाथ है। ये कैसे एक पाथ है? इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्स से बना हुआ है। ये हमारा क्या है? इलिप्स। तो मैं आपको बता दूं, जो इलिप्स होता है इसमें दो फोकस होते हैं। एक को हम बोलते हैं F1, एक को हम बोल रहे हैं F2। हमारा जो प्लैनेट है इसमें रिवॉल्व करता है, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के में रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। मान लो यहाँ पे सन रखा हुआ है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। अब जो प्लैनेट है ये जो इसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, सन या तो F1 पे रखा होगा या F2 पे रखा होगा। किसी भी एक फोकस पर सन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सन F1 पे ही हो, ये जरूरी नहीं है कि सन F2 पर ही हो। सन F1 पे भी हो सकता है और F2 पर भी हो सकता है, किसी पे भी हमारा सन हो सकता है, ठीक है। तो ये बात कहता है हमारा केपलर्स का फर्स्ट लॉ। सिर्फ इतना है। क्या है केपलर्स का फर्स्ट लॉ? कि प्लैनेट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सिमिलरली सैटेलाइट्स प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। ये हमारा केपलर्स का फर्स्ट लॉ कहता है। तो बात करते हैं केपलर्स के सेकंड लॉ के बारे में। सेकंड लॉ क्या कहता है? ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन in such a way that the line joining planet to the sun sweeps over equal area in equal interval of time। जैसा कि आपको इमेज दिख रही है, सन हमारा फोकस 1 पे रखा हुआ है और फोकस 2 हमारा खाली है। अब क्या कर रहा है देखिए, मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड पे। सिमिलरली वही कंडीशन। पहली बात तो प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ये हमने लॉ 1 से जान लिया है। ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 है, इसको थोड़ा सा बढ़ देते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया F1, ये हो गया F2। सन कहाँ रखा हुआ है? F1 पे रखा हुआ है सन, ठीक है। यहाँ पे हमारा सन है। अब क्या हुआ भाई? प्लैनेट क्या कर रहा था? रिवॉल्व कर रहा था। प्लैनेट इस जगह पे है, प्लैनेट हमारा इस जगह पे है, ठीक है। फिर हमने क्या किया? हमने T टाइम तक वेट किया। कितने टाइम तक वेट किया? T टाइम तक वेट किया। तो हमारा प्लैनेट यहाँ पे आ गया। प्लैनेट कहाँ आ गया? यहाँ तक आ गया। फिर हमने क्या किया? ये देखा कि यहाँ से यहाँ तक जो एरिया था, ये जो एरिया है इसको हमने नाम दिया एरिया 1। क्या नाम दिया? A1 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। इसको नाम दे रहे हैं हम A1। T टाइम तक हमने देखा कि उसने A1 एरिया कवर किया। प्लैनेट ने कितना एरिया कवर किया है? A1 एरिया कवर किया है। कितने टाइम में? T टाइम में। फिर हमने कुछ इसको हम पोजीशन मानते हैं P1, इस पोजीशन को मान लेते हैं P2, ठीक है। फिर क्या हुआ? जब हमने देखा कि प्लैनेट अब यहाँ आ गया है, P3 पर आ गया, वो प्लैनेट कहाँ आ गया है? P3 पर आ गया है। फिर हमने क्या किया? P3 को P4 तक चेक किया, सेम T टाइम तक के लिए कि
अब उसने कितना एरिया कवर किया, हमने फिर चेक किया कि हमने देखा कि उसने फिर से टी टाइम में A2 एरिया कवर किया है। कितना एरिया कवर किया, A2 एरिया कवर किया टी टाइम में, ये वाला जो एरिया है। फिर हमने जब कैलकुलेशंस की, हमने नहीं, केपलर साहब ने जब कैलकुलेशन की तो उन्हें क्या पता चला कि जो A1 एरिया है, A1 एरिया जो है वह A2 एरिया के बराबर आ रहा था। A1 एरिया बराबर आ रहा था किसके, A2 एरिया के। यही बात आपको दिख रही है स्क्रीन पे। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन in such a way that the line joining the planet to the sun swaps over equal area in equal interval of time। टाइम कितना दिया हमने, t लिया है। कितना टाइम ले रहे हैं हम, t टाइम ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बात लिख रही है, a planet does not move with constant speed around the sun, the speed is greater when the planet is nearer the sun and less when the planet is farther away from the sun। अगर प्लैनेट सन के नजदीक है, प्लैनेट सन के नजदीक है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिवॉल्यूशन की ज्यादा हो जाएगी। और जब वो उससे दूर है तो स्पीड कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो अगर प्लैनेट यहाँ पे P1 पोजीशन में है तो इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुंच गया, मान लो ये पोजीशन P5 है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब प्लैनेट सन के पास है तो सन उसे क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। कैसी एनर्जी, सोलर एनर्जी दे रहा है। मान के चलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है बट हम मान लेते हैं कि अगर प्लैनेट सन के पास है तो प्लैनेट सन क्या दे रहा है, उसको एनर्जी दे रहा है। क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। एनर्जी का नाम सुना तो प्लैनेट तेजी से भागा। अब भाई दूर चला गया तो एनर्जी खत्म हो गई। अब भाई धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आया, फिर तो P1 तक यहाँ तक पहुंचा, फिर सन के वो नजदीक आ गया, फिर से एनर्जी मिली, फिर और तेज भागा, फिर और तेज भाग रहा है। जैसी एनर्जी मिल रही है तेज भाग रहा है, फिर जैसी एनर्जी कम हो रही है फिर धीरे धीरे चल रहा है। तो अगर प्लैनेट सन के नजदीक है, प्लैनेट सन के नजदीक है तो स्पीड ज्यादा लेगा, ज्यादा स्पीड से भागेगा। जब दूर है तो धीरे भागेगा। ये कहता है हमारा केपलर का सेकंड लॉ। अब हम बात करेंगे केपलर्स के थर्ड लॉ के बारे में। थर्ड लॉ के बारे में, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इस इमेज में, ये जो आर डिस्टेंस है ये क्या है, मेजर एक्सिस है। क्या है ये, मेजर एक्सिस है पूरी। और ये कौन सी एक्सिस है, माइनर एक्सिस है। अभी आपको मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ बोर्ड पे। पहले आप स्क्रीन में देखिए, आर क्यूब क्या है, प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के। वेयर आर क्यूब क्या है, कॉन्स्टेंट क्रॉस टी स्क्वायर हो गया। आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट के बराबर हो गया। जहां पर आर क्या है, मीन डिस्टेंस है प्लैनेट की सन से, और टी क्या है, टाइम पीरियड है प्लैनेट का सन के अराउंड। अब देखो क्या लिख रहा है, क्या चीज है मैं समझाता हूं। ये बन गई इलिप्स, ये मान लो इलिप्स बन गया, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग ऐसी चल रही है, इलिप्स बन गया, ठीक है। सन यहाँ पे है ये हमारा F1 पर, F2 बेचारा खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं आ रहा है F2 के पास। एक लाइन ऐसे ऐसे करके खींची, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। एक लाइन ऐसे 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 करके खींच ली। इस वाली लाइन को जो हमने ऐसे करके करी है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, ठीक है। और इस वाली एक्सिस को बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी आर है। कितनी है, आर है। कितनी डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है। ये मीन डिस्टेंस है प्लैनेट की। कितनी डिस्टेंस है, मीन। ये क्या है, मीन डिस्टेंस है प्लैनेट की सन से। सो ये आर क्यूब जो है प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के। आर क्यूब प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के। अब भाई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, आर क्यूब बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट क्रॉस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको ये लिख सकते हैं, आर क्यूब बराबर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। तो यही बताता है हमारा क्या, केपलर का थर्ड लॉ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, ठीक है। आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर बराबर होता है कांस्टेंट के, जहां पर आर क्यूब क्या है, मीन डिस्टेंस है प्लैनेट की सन से, और टी क्या है, टाइम पीरियड है प्लैनेट का सन के अराउंड रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड है टी, ठीक है। ये है हमारा केपलर का थर्ड। यहाँ पर हमने बात कर ली है केपलर्स के लॉ के बारे में। इसमें से 5 नंबर क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में, या तो आपसे तीनों लॉ के बारे में पूछ लेगा या तीनों लॉ में से किसी एक लॉ के बारे में पूछ लेगा। 3 से 5 नंबर तक का क्वेश्चन बन जाएगा।
ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, हाउ डिड न्यूटन गैस द इनवर्स स्क्वायर रूल। न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर रूल को कैसे गैस किया, कैसे उन्होंने माना कि ये इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो होता है। अब इनवर्स स्क्वायर रूल क्या है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, सॉरी, F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर बताया था। ये क्या था, हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला था। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतनी बात बतानी है कि F प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर की। ये बात न्यूटन साहब ने कैसे गैस करी, ये बात प्रूफ करनी है हमें। F प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर की, ये बात हमें प्रूफ करके दिखानी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, प्लैनेट मान लिया हमने, क्या माना है, प्लैनेट हमने मान लिया है, ठीक है। इस प्लैनेट में क्या क्या खूबियां हैं, इसका मास कितना है, m मास है इसका मास m है। ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है बच्चों, ये v वेलोसिटी से चल रहा है। इसकी वेलोसिटी v है, मास m है, और रेडियस इसकी कितनी है, r है। रेडियस कितनी है इसकी, r है, ठीक है। अब हम देखो क्या देख रहे हैं, अब जो मैं दिखाने वाला हूं वो देखो। हमको ये पता है कि हर प्लैनेट के पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जिसका फॉर्मूला F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r होता है। क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r उसका फॉर्मूला होता है। वेयर जहां पर कि m हमारा कांस्टेंट होता है, क्या होता है, m हमारा कांस्टेंट होता है। जब m कांस्टेंट तो F प्रोपोर्शनल हो गया v स्क्वायर अपॉन r के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, इक्वल्स टू m आ जाएगा, कोई बात नहीं इसमें। आगे देखो, अब क्या हुआ, F प्रोपोर्शनल हो गया v स्क्वायर अपॉन r के, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जब क्या हुआ, अब देखो सुनो, अब बात यहाँ पे v एक क्या है, वेलोसिटी है, तो v से एक फॉर्मूला एक निकल के आएगी चीज कि v क्या है, 2 पाई r अपॉन t है। v क्या है, 2 पाई r अपॉन t है। कहां से आई, सुनो, v 2 पाई r अपॉन t के बराबर कहां से आई, v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड होती है एक तरह की। अब एक कितनी वेलोसिटी से, 2 पाई r अपॉन टी वेलोसिटी से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 2 पाई r, और t क्या है, टाइम, कितने टाइम में कर रही है, t टाइम में कर रही है, और कितना कर रही है, 2 पाई r कर रही है, तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई। अब यहाँ से हमें दो फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं, एक तो आ रहा है F प्रोपोर्शनल v स्क्वायर अपॉन r के, और एक आ रहा है v इक्वल्स 2 पाई r अपॉन t के। बट हम इसको इक्वेशन 2 ना मान के हम क्या कहेंगे यहाँ पे, यहाँ पर भी वेयर 2 पाई r अपॉन t क्या है, 2 पाई r, सॉरी 2 पाई r हमारा 2 पाई, सिर्फ 2 पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट है। 2 पाई यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, तो 2 पाई को हटा दो तो v प्रोपोर्शनल हो गया r अपॉन t के। v किसके प्रोपोर्शनल हो गया, r अपॉन t के प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। v स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर के। अब मैंने क्या किया, देखिए मैंने क्या किया, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल, बेसिकली मैं नहीं कर रहा हूं, ये न्यूटन साहब ने किया था, r क्यूब किया, टी स्क्वायर किया, क्रॉस 1 अपॉन r कर दिया। उन्होंने r से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड कर दिया, ऊपर r से मल्टीप्लाई किया, नीचे r से डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ उन्हें फायदा ये हुआ, उन्होंने इसको सीधे इसको उन्होंने कांस्टेंट लिखा और 1 अपॉन r के बराबर लिख दिया v स्क्वायर। अब ये r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कैसे बन गया, ये वाला टर्म, ये टर्म कांस्टेंट बन गया केपलर्स लॉ की वजह से। केपलर्स लॉ की वजह से ये वाला टर्म हमारा बन गया कांस्टेंट, ठीक है, केपलर्स लॉ की वजह से। तो ये v स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1 अपॉन r के प्रोपोर्शनल आ गया है बच्चों। तो यहाँ पे हम 1 अपॉन r को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन r को v स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं, इस जगह पे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है f बराबर था m v स्क्वायर अपॉन r के। यहाँ पे मैंने f को प्रोपोर्शनल माना था v स्क्वायर अपॉन r के। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, v स्क्वायर की जगह यहाँ से उठा के 1 अपॉन r रख दूंगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा f प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r क्रॉस r, 1 अपॉन r क्रॉस r आ गया। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया, f प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन r स्क्वायर के, किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपॉन r स्क्वायर के। अब ये r स्क्वायर क्या है, ये r स्क्वायर क्या है, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन टू प्लैनेट्स, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स
इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर रूल। यही है हमारा इनवर्स स्क्वायर रूल, यही न्यूटन ने प्रूव किया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके पेपर में आ सकता है 5 नंबर में या 3 नंबर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जाना केप्लर्स के तीनों लॉस के बारे में, और न्यूटन ने जो F प्रोपोर्शनल 1/r² बताया था उसके प्रूफ को हमने इस वीडियो में देखा है। अब आगे वाली वीडियो आने वाली है, उसमें हम जानेंगे फ्री फॉल के बारे में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेसन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।